मित्रों, आज हिंदी काव्यकोश के मंच पर मैं आधुनिक हिंदी साहित्य पर थोड़ी चर्चा करूंगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल और इतिहासकारों का जो काल विभाजन है उसमें भिन्नता है। इतिहासकार 1206 से पहले के काल को प्राचीन इतिहास मानते हैं। 1206 से 1707 तक को वे मध्यकाल मानते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उस समय तक के काल को लोग मध्यकाल में रेखांकित करते हैं और उसके बाद 1707 के बाद के काल को वे आधुनिक काल में मानते रहे हैं। लेकिन साहित्यकार इस तरह के विभाजन को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका अपना अलग विभाजन है। भारतीय साहित्य में सभी भाषाओं में लगभग आधुनिक काल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद शुरू होता है। 1857 में भारतेंदु हरिश्चंद्र 7 वर्ष के थे। जब वे कुछ करने के योग्य हुए तो 1873 में उन्होंने एक मैगजीन निकाली, पत्रिका निकाली। इसीलिए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले आधुनिक काल को हरिश्चंद्र के साहित्य सृजन के काल से प्रारंभ करते हैं। कुछ लोग 1873 से नाम ले लेते हैं, कुछ 75 कहते हैं, लेकिन यही वो समय है जब भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में भक्ति और रीति काल से थोड़ा आगे हटकर कुछ नया कर रहे थे। ब्रजभाषा में भी कविताएं की जा रही थीं, लेकिन खड़ी बोली में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत लिखा और उनके सभी साथियों ने लिखा। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, सभी ने। इसीलिए इस काल को भारतेंदु युग के नाम से कहा जाता है और ये 1900 तक माना जाता है। 1900 के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी का वर्चस्व रहा। उन्होंने अनेक रचनाकारों को लिखने के लिए प्रेरित भी किया और उनमें सुधार भी किया। इसीलिए 1901 से और 1918 तक के काल को
महावीर प्रसाद द्विवेदी युग कहा जाता है। इसी युग में मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती प्रकाशित हुई। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उन्होंने अतीत और वर्तमान के साथ भविष्य का भी चित्रण किया। भारत भारती इसीलिए बहुत पढ़ी गई, देश के अंदर भी और बाहर भी। लेकिन इस काल के अधिकांश कवि इतिवृत्तात्मक कविताएं लिखते रहे। 1918 के बाद छायावादी कविता का एक तरह से विकास हुआ। 1918 से 1936 तक के काल को छायावादी युग कहा जाता है। इस काल के कवियों ने हिंदी साहित्य को पर्याप्त ऊंचाई प्रदान की। जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, ये चार खंभे थे जो छायावाद के स्तंभ कहलाए। प्रसाद का निधन पहले हो गया था। 1935-36 में वो कामैनी को प्रकाशित करने की योजना बना रहे थे और उसके प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद उनका देहांत हो गया। वो टीबी के मरीज हो गए थे। उस समय भारत में टीबी एक महामारी के रूप में लोग जानते थे और उसका इलाज भी सम्यक रूप से नहीं हो पा रहा था। लोगों ने उनसे कहा कि आप यूरोप चले जाइए, और लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम अपने बच्चों पर कर्ज का बोझ नहीं डालना चाहते। इसीलिए वो कहीं गए नहीं और उनका देहांत हो गया। लेकिन पंत, निराला और महादेवी काफी समय तक जीवित रहे। 1936 में लखनऊ में एक प्रगतिशील लेखक सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। उसमें बहुत से लोग हिंदी और उर्दू के साहित्यकार इकट्ठा हुए थे और एक तरह से प्रगतिवाद की या प्रगतिशीलता की कह लीजिए को एक नई दिशा मिली और फिर हिंदी में प्रगतिवादी रचनाएं अधिक होने लगी। वामपंथी लेखकों ने अधिकतर सामाजिक बदलाव से संबंधित रचनाओं को लिखने का प्रयास किया और ये काफी दूर तक चलता रहा। इसी काल में अज्ञेय दूसरी धारा के कवि थे। वो प्रगतिशील खेमे में नहीं थे, लेकिन उनका भी अपना एक खेमा था और उन्होंने जो लिखा उसे इनकार कर पाना किसी के लिए भी बहुत कठिन है। उन्होंने तार सप्तक निकाला, उसके तार सप्तक 1, 2, 3 इस तरह से निकालते रहे और उसमें बहुत से लेखक और कवि जुड़ते रहे। तो एक धारा में जिसको बहुत से लोग अलग अलग नाम देते हैं, रूपवादी या जो भी नाम आप दें,
और एक धारा प्रगतिशील कवियों की कह करके तमाम ऐसे कवि थे। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। प्रगतिशील कवि भी समाज से जुड़ रहे थे, और जिन्हें आप रूपवादी कह रहे हैं वो भी समाज से कटे हुए नहीं थे। छायावाद पर कभी कभी लोग ये कहते हैं समाज से जुड़कर कविता नहीं लिखी जा रही थी, लेकिन ये सही नहीं है। उसमें भी समाज का चित्र था। अब वो समाज का हर लेखक या कवि समाज के लिए एक बिंब देता है। वो उसको पसंद करता है कोई या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन कोई भी कवि भावी समाज की कल्पना किए बिना सार्थक साहित्य नहीं लिख सकता है। 1947 में देश आजाद हो गया और एक नया उल्लास भारत में दिखाई पड़ने लगा। लोगों के सपने बढ़ गए। बहुत से लोगों ने जो आजादी की लड़ाई के समय जो सपना देखा था उसको साकार देखना चाहते थे। तो एक दशक तो उल्लास और अभिप्रेरणा में गुजर गया, लेकिन जब आजादी के बाद 10 वर्ष और बीत गए तब लगने लगा कि जिस सपने को लोगों ने देखा था वो पूरा तो नहीं हो रहा है। तो 60 के आसपास, 1960 के आसपास अधिकतर रचनाकारों ने मोहभंग की रचनाएं रची। जो वो चाहते थे वैसा हो नहीं पाया, तो आगे का समाज कैसा बनेगा उसके लिए जो प्रयास होने चाहिए वो उनको दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इसीलिए पूरे दशक तक मोहभंग, संत्रास, इसी की कविताएं आपको देखने को मिलेंगी। यही वो काल है जब छंदोबद्ध कविता और अछंदोबद्ध कविता का भी द्वंद्व चला। बहुत से लोग छंद में ही लिख रहे थे। छायावाद का अधिकांश छंद में ही लिखा गया, लेकिन प्रगतिशील साहित्य आते आते ऐसी रचनाएं भी आने लगी जो छंदों को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करती थी। रचनाकारों ने लिखा, खुल गए छंद के बंध, छंद का बंधन खुल गए। तो लोगों ने फिर अछंदोबद्ध कविताएं लिखनी शुरू की और 1960 के आसपास ही जो अछंदोबद्ध कविताएं लिखी जा रही थीं उनमें कुछ को नई कविता नाम दिया गया। बहुत से लोग नई कविताएं लिख रहे थे और वे अधिकांशतः अछंदोबद्ध थी। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि हमको छंदों में लिखना चाहिए या
अछंदोबद्ध कविता लिखनी चाहिए। जो अछंदोबद्ध कविताएं लिख रहे थे उसमें प्रगतिशील विचारों के लोग ज्यादा थे, और जो जिनको लोग गैर प्रगतिशील कहते हैं वो भी अछंदोबद्ध कविताएं लिखते रहे। अज्ञेय को लीजिए, और भी जो उस समय कविताएं लिख रहे थे वो अछंदोबद्ध ज्यादा थे। छंद छूट रहा था। छोटी छोटी चीजों पर, हाशिए पर जो चीजें थीं उन पर कविताएं लिखी गईं। आपको याद होगा सुमित्रानंद की कविता है चींटी पर। चींटी पर इसके पहले किसने नहीं लिखा था। इसी तरह आप निराला की कविता देखिए, अबे सुनबे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। इस तेवर की कविता प्रगतिशील आंदोलन के साथ ही लिखी जाने लगी, और नई कविता मुख्य धारा में आती गई। बहुत से पुराने छंदों में लोग लिख रहे थे, दोहा, चौपाई, सवैया, इन सब में भी, लेकिन आगे चल करके तीन धाराएं बहुत स्पष्ट हो गईं। एक तो कविता जो ज्यादातर अछंदोबद्ध थी, दूसरा गीत, और तीसरी एक शाखा बनी जिसे हम गजल कहते हैं। तो आगे बढ़ने पर आपको तीन तरह की मुख्य धाराएं मिलेंगी, कविता की, गीत की और गजल की। जो कविता लिख रहे थे वो गीत और गजल वालों को मान्यता नहीं दे रहे थे। गीत तो बहुत पहले से लिखा जा रहा था। आप देखिए संस्कृत में भी, हिंदी में भी गीतों की एक लंबी परंपरा थी, लेकिन जो इधर मोहभंग की कविताएं लिख रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये लोग तो भावुकता भरे गीत लिखते हैं जिनकी आज बहुत जरूरत नहीं है। ये बात पूरी तरह सच तो नहीं था, लेकिन उसने गीतों को भी प्रभावित किया, और अगले दशकों में गीत के साथ भी छेड़छाड़ करके पुरानी जो गीत परंपरा थी उसको बदलकर नवगीत की रचना होने लगी। उसमें अछंदोबद्ध भी कुछ था और छंदोबद्ध भी पंक्तियां थीं। आगे चलकर कभी अवसर मिलेगा तो गीत, नवगीत और कविता पर हम चर्चा करेंगे।